प्राचीन जातियां या उत्तराखंड के कुछ आदि निवासी। इनके बारे में उत्तराखंड इतिहास में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी प्राप्त है उत्तराखंड के आदि निवासियों के बारे में वो हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ते हो तो आदि निवासियों के बारे में परीक्षा वाणी में कुछ भी दिया नहीं गया है। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आपको अन्य जो किताबें हैं उनसे इस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। उत्तराखंड का जितना भी इतिहास हमें ज्ञात है अभी तक भिन्न भिन्न जो किताबें हैं उनसे, तो उसके अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि उत्तराखंड में केवल 3 आदि जातियां थी जिनका उल्लेख महाभारत में भी हुआ था। मैंने आपको जब महाभारत पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था खस, किम्य पुरुष और तंगण, ये 3 मैंने वहाँ बताए थे। तो वही है कोल, किरात और खस। तो ये हमें जानकारी मिलती है इनके बारे में महाभारत से। सबसे पहले उत्तराखंड में जो आदि निवासी बसे थे या जो आदि निवासी उत्तराखंड में पाए गए वो हैं कोल। इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे किरातों को और तीसरा हम पढ़ेंगे खसों को। ये 3 उत्तराखंड की पुरा जातियों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन ये हो जाता है कि कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि कोल उत्तराखंड की प्रथम जनजाति थी और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि उत्तराखंड की प्रथम जनजाति किरात थी। तो इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है जो एक अंग्रेज थे, भाषाविद थे, उनके अनुसार किरात हैं और शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कोल है। क्योंकि हम उत्तराखंड इतिहास को उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो यहाँ पर मान के चलेंगे कि शिव प्रसाद डबराल जी जो लिखते हैं वो सच कहते हैं। तो इस आधार पर हम सबसे पहले उत्तराखंड की पुरा जाति को कौन सी पढ़ेंगे, कोल, फिर पढ़ेंगे किरात और उसके बाद खस। ये जो पैटर्न दिया है ये किसने दिया है, ये शिव प्रसाद डबराल जी ने दिया है। इसके बाद हम कोलों के बारे में, कोलों के विषय में क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कोलों के बारे में जानकारी के क्या क्या स्रोत ज्ञात है। उसके बाद हम देखेंगे जो कोल जनजाति थी या जो कोल जाति थी उसके धार्मिक जीवन पर कुछ प्रकाश यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कोलों के सामाजिक जीवन पर हम यहाँ पर कुछ प्रकाश डालेंगे। तो इस तरीके से जितना हमें ज्ञात है इतिहास कोलों के बारे में वो हम कंप्लीट यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम उत्तराखंड में जो कोल इतिहास है उसके जानकारी के स्रोत लेते हैं कि किस किस ग्रंथ से हमें कोलों के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हमें कोलों के बारे में ज्ञात होता है शिव प्रसाद डबराल जी के विवरणों से। जो शिव प्रसाद डबराल जी कहते हैं उसके अनुसार कोल उत्तराखंड की प्रथम पुरा जनजाति थी। इसके अलावा जो उत्तराखंड के जो पुरा साहित्यिक ग्रंथ हैं, जैसे मैंने बताया था महाभारत, ये महाभारत भी उत्तराखंड की एक पुरा साहित्यिक ग्रंथ है जिससे हमें उत्तराखंड इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति समूह कौन सा था, ये कोल था। यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है, यूके SSC पिछले पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जो हम देखेंगे कोलों का धार्मिक जीवन। यहाँ पर जो कोल लोग थे वो नाग पूजा करते थे, इसके साथ साथ लिंग पूजा करने का यहाँ पर कोलों का विवरण मिलता है। इसके अलावा प्रकृति पूजक कोल थे, ये हमें यहाँ से ज्ञात होता है। तो कोलों के धार्मिक जीवन के बारे में हमें इतना ही पता है, तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करें कोलों का सामाजिक जीवन, तो कोलों में कुमार कुमारी प्रथा का प्रचलन था। ये जो कुमार कुमारी प्रथा है उस पर भोटिया लोगों का प्रभाव दिखता था, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कोल लोग थे वो दिखने में कैसे थे ये हम डिस्कस करेंगे। अब एक एक करके हम कोलों के बारे में जानकारी लेते हैं कि कोल लोग क्या थे, कैसे थे, इनके बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। जो कोल लोग थे इनकी जानकारी का हमारे पास स्रोत क्या है, इनकी हमारे पास जानकारी का स्रोत है जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं, इनका विवरण। ठीक है, याद रखना उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति समूह कौन सा था, उत्तराखंड का प्रथम प्रजाति समूह था कोल। तो याद रखना पॉइंट नंबर 1 क्या याद रखोगे, केवल मैं पेपर के हिसाब से पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा। तो उत्तराखंड का प्रथम प्रजाति समूह कौन सा था, ऑप्शन आएगा कोल, किरात और खस, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा था,
कोल। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट याद रखोगे, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कोल जाति राज्य की आदि निवासी थी। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार कोल जाति उत्तराखंड की प्रथम पुरा जाति समूह था। ये याद रखोगे दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंडा या सबर के नाम से हुआ है। ठीक है, जो कोल लोग थे इनका जो हमारे पुरा साहित्यिक ग्रंथ हैं इनमें कोलों का वर्णन किस नाम से भी मिलता है, मुंडा या सबर के नाम से भी मिलता है। याद रखना ये मुंडा या सबर, ये सबर जो नाम था यहाँ पर यूके SSC ने फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा था। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं यहाँ से, बीच बीच में से जो यूके SSC उठा के देता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में जो कोलों का धार्मिक जीवन था इसके बारे में। ठीक है, याद रखना कोल जो प्रजाति थी वो नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी। ठीक है, इससे मतलब ये है कि जो कोल जाति समूह था उत्तराखंड में वो नाग पूजा तो करती थी भाई। देखो वो क्या करती थी, नाग पूजा। जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे नाग मंदिर हैं, बेरी नाग, बेनी नाग, काला नाग, धौल नाग। ठीक है, ऐसे ही जो नाग मंदिर हैं ये नाग पूजा कौन करती थी, ये उत्तराखंड की जो कोल प्रजाति थी वो नाग पूजा करती थी। इसके साथ साथ कोल जाति में लिंग पूजा का भी प्रभाव दिखता था, या हमें कोलों के बारे में पता चलता है कि ये लिंग पूजा भी करती थी। अब लिंग पूजा से हमारा संबंध ये है, ये किसी महिला देवता या पुरुष देवता का यहाँ पर पूजन करती थी। देवी और देवताओं का, सिंपल समझोगे कि देवी देवताओं की पूजा करते, जैसे हम लक्ष्मी माता की, पार्वती माता की या गौरी माता की पूजा करते हैं, और शिव, हनुमान जी, राम, कृष्ण ऐसे इनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर इस पुरुष जाति और महिला जाति के जो देवी देवताओं का पूजन होता था इसको बोला गया है लिंग पूजा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कारण इसको लिंग पूजा कहा गया है। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा जो कोल प्रजाति थी वो प्रकृति पूजक भी थी। ठीक है, याद रखना प्रकृति पूजक। प्रकृति पूजक का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो कोल प्रजाति थी वो प्रकृति को पूजती थी। जैसे आप देखोगे ये पेड़ पौधों की पूजा करती थी। ठीक है, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ वर्तमान में भी पूजे जाते हैं तो ये भी पूजती थी। इसके अलावा किसी पर्वत चोटियों की पूजा करती थी, जैसे वर्तमान में गोवर्धन पर्वत की भी पूजा होती है। तो इसी प्रकार से जो कोल प्रजाति थी वो प्रकृति पूजक भी थी। इनके धार्मिक जीवन से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने। कोल प्रजाति जो थी वो नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, जो कोल प्रजाति थी उत्तराखंड की वह प्रकृति पूजक थी। प्रकृति पूजक का अर्थ क्या समझे, ये पेड़ पौधों या वन्य जो सामग्री हैं जैसे पर्वत हो गया इनकी पूजा करती थी। अब यहाँ पर इनके सामाजिक जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो सामाजिक जीवन की बात करें तो इनमें कुमार कुमारी प्रथा का प्रचलन था। यूके SSC सीधे एक पॉइंट ये उठाता है, निम्न में से किस उत्तराखंड की पुरा जनजाति में या उत्तराखंड की किस पुरा जाति में कुमार कुमारी प्रथा का प्रचलन था। तो सीधे क्या याद रखोगे किस पुरा जाति में था, ये था कोल पुरा जाति में। दूसरा पॉइंट जो यहाँ से पूछा जाता है कि जो कोल प्रजाति में कुमार कुमारी प्रथा थी इसमें किस जनजाति या किस जाति का प्रभाव दिखता है। तो याद रखना इसमें भोटिया लोगों का प्रभाव दिखता है। तो किसका प्रभाव, भोटांतिक प्रभाव या भोटिया जो समुदाय है उसका प्रभाव दिखता है। ठीक है, याद रखना। अब बात करें कुमार कुमारी प्रथा क्या थी। जैसे हम उत्तराखंड की जनजाति पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक विवाह संस्कार आता है जिसको हम बोलते हैं अपना पराया। ठीक है, अब आप लोग ये कमेंट करोगे कि अपना पराया जो ये रीति थी या जो ये रिवाज है ये किस जनजाति में है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करोगे। तो ऐसे ही इसी प्रकार का एक जो प्रथा प्रचलित थी कोलू में उसको बोला जाता था कुमार कुमारी प्रथा। ठीक है, याद रखना। इस पर भोटांतिक का प्रभाव दिखता था। जो भोटिया लोग थे उनके वहाँ पर देखो, जब भोटिया लोग हैं, जब हम भोटियाओं का इतिहास पढ़ेंगे तो भोटिया लोगों में आप देखोगे इसी प्रकार की एक प्रथा है जिसमें क्या होता है कि विवाह से पहले जो गर्ल्स होती है और जो बॉयज़ होती है वो एक स्थान पर
क्या करते हैं, पार्टी टाइप की करते हैं और उसी में ये डिस्कस करते हैं या ये निर्णय लेते हैं कि एक दूसरे से विवाह करना है या नहीं करना है। तो सेम इसी प्रकार की कुमार कुमारी प्रथा भी है जिस पर भोटिया समुदाय का प्रभाव दिखता है। जब हम भोटिया जनजाति को कवर करेंगे जनजाति के इतिहास में, तब हम कंप्लीट इस टॉपिक को और वहाँ भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार की ये प्रथा थी। इसके अलावा जो कोल जाति है वो दिखने में कुरूप या भद्दे होते थे भाई। जैसे वर्तमान में आप देखोगे मंगोलॉइड, जो मंगोल जाति होती है या मंगोलॉइड जो होते हैं, किसी के होंठ ऐसे लंबे हो जाएंगे, किसी के मोटे हो जाते हैं, तो ये दिखने में बड़े भद्दे से होते हैं। इनके स्किन, जो फेस की स्किन होती है वो काफ़ी मोटी सी होती है, इनकी जो स्किन होती है, इसके इसीलिए कहा गया है कि ये दिखने में कैसे थे, कुरूप या भद्दे होते थे। इसके बाद अगर हम दूसरी जनजाति बात करें, पहली जनजाति या पहली पुराजाति थी उत्तराखंड की कोल। दूसरी पुराजाति कौन सी है, उत्तराखंड की किरात। सेम यहाँ पर किरातों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। किरातों के बारे में जानकारी के स्रोत, किरातों का धार्मिक जीवन और किरातों का सामाजिक जीवन, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब किरातों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो जानकारी हमें किस किस ग्रंथ से मिलती है या किस किस जो हमारे पुरातत्ववेता हैं या पुरा साहित्यिक इतिहासकार हैं, इसमें कौन कौन इसके बारे में प्रकाश डालता है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति उत्तराखंड के इतिहास से भाई याद रखना, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का उत्तराखंड के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। आप हिंदी साहित्य पढ़ लो या उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की राजनीति या फिर उत्तराखंड का सांस्कृतिक महत्व देख लो, तो हर चीज़ में आपको उत्तराखंड में जॉर्ज ग्रियर्सन को पढ़ना ही है। इसके अलावा कादम्बरी और रघुवंशम 2 ग्रंथ ये हैं। बाराही संहिता लिखा गया है, इसको याद रखोगे, बृहत संहिता, बृहत संहिता, ठीक है, याद रखोगे बृहत संहिता। तथा स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में भी यहाँ किरातों के बारे में पता चलता है। किरातों को किस नाम से जाना गया है ये मैं स्कंद पुराण में भी बताया था और यहाँ फिर दोबारा से देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे किरातों का सामाजिक जीवन। किरातों का जो सामाजिक जीवन है, इनकी भाषा, किरातों की भाषा क्या थी भाई, मुंडा। किरातों की भाषा कौन सी मानी जाती है, मुंडा। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग ये होता है कि जो कोल लोग थे, जो कोल थे, यहाँ भी ऐसी मुंडा टाइप का एक वर्ड पढ़ा था भाई। क्या पढ़ा था, मुंड। वहाँ पढ़ा था हमने मुंड और यहाँ है मुंडा, ठीक है। याद रखना जो कोल लोग पढ़े थे हमने, यहाँ पर मुंडा या सबर, ठीक है, यहाँ भी मुंडा या सबर लिखा है। तो इनकी भाषा कौन सी थी, इनकी भाषा मुंडा, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग बड़ा सा होता है क्योंकि एक सेम जैसे वर्ड यहाँ पर 2 जगह आ गए, लेकिन आप लोगों को याद क्या रखना है, अगर किरातों में आता है तो किरातों में क्या है, ये भाषा है, क्या है, भाषा। और अगर कोलू में आता है तो वो कोलों का ही नाम है। जैसे कोल एक नाम है जाति का, ऐसे ही मुंडा कोल जाति का ही नाम है, ठीक है, जिसको मुंडा या सबर, कहीं कहीं पर इसको मुंड भी देखोगे तो मुंडा या सबर कोल जाति का नाम था। यहाँ पर जो भाषा है वो है मुंडा। इसके अलावा ये जो किरात लोग थे वो भ्रमणकारी पशुचारक थे और आखेटक थे, क्योंकि ये उत्तराखंड की एक आदिम जनजाति है जो प्राचीन काल में उत्तराखंड में निवास करती थी। तो ये उत्तराखंड में की पर्टिकुलरली उत्तराखंड की स्थानीय जाति नहीं थी वो, बल्कि उत्तराखंड में किसी विशेष स्थान से अपने पशुओं के साथ भ्रमण कर इस स्थान पर आई थी और इसी हिमालय के इसी स्थान पर आकर बस गए, ठीक है। याद रखना उत्तराखंड की कोई पर्टिकुलर जाति नहीं थी, बल्कि अपने पशुओं के लिए चरवाहे के रूप में आई थी। अब आप यहाँ पर देखोगे उत्तराखंड में काफ़ी सारे बुग्याल होते हैं जहाँ पर वर्तमान में भी भेड़ों और पशुओं को चराने के लिए ले जाया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से किरात जनजाति जो थी ये भी उत्तराखंड में अपने पशुओं के साथ आई थी, भ्रमणकारी थे और साथ में आखेटक भी थे। आखेटक समझोगे, आखेटक होता है शिकारी, ठीक है, क्या याद रखोगे, शिकारी। इसके बाद जो वर्तमान ऑस्कोट और डीडीहाट का क्षेत्र है भाई, ये पॉइंट यूके SSC ने पूछा था
कि वर्तमान में जो किरात प्रजाति है वो उत्तराखंड के किस स्थानों में निवास करती है भाई। इसके जो किरातों के वंशज हैं वर्तमान में देखा जाए तो किस स्थान पर निवास करते हैं। तो दो स्थान याद रखोगे, ऑस्कोट और डीडीहाट। ठीक है, ऑस्कोट और डीडीहाट ये दोनों पिथौरागढ़ जनपद के स्थान हैं। तो इस वर्तमान में इस स्थान पर किरात लोग रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके किरातों से संबंधित एक एक पॉइंट लिखेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, किरात जनजाति के बारे में जो जानकारी के स्रोत थे तो रिवाइज भी करते हैं इसको साथ साथ। कोलों के बाद उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य हुआ था, किसके आधार पर? शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार। ठीक है, याद रखना। पाश्चात्य जो विद्वान थे, पाश्चात्य विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका पूरा नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार गढ़वाल तथा कुमाऊं के आदि निवासी किरात लोग थे। ठीक है, ग्रियर्सन के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं के आदि निवासी कौन थे? ये थे किरात लोग, ना कि कोल। ठीक है, कोल किसके अनुसार? शिव प्रसाद डबराल के अनुसार। और किरात किसके अनुसार? ग्रियर्सन के अनुसार। किरात प्रजाति के जानकारी के स्रोत कादम्बरी, रघुवंशम, बृहद संहिता, स्कंद पुराण। रघुवंशम से एक चीज और याद रखोगे, इसमें कनखल का वर्णन किया गया है भाई। ये पूछा जाता है किस ग्रंथ में कनखल के बारे में वर्णन किया गया है, तो रघुवंशम है। ठीक है, इसके अलावा स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है ये आप कमेंट करोगे। ठीक है, किरातों को कीर या किन्नर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कीर या किन्नर के नाम से भी किसको जाना जाता है? ये किरातों को ही जाना जाता है। इसके अलावा आप लोग याद रखोगे बाणभट्ट की जो कादम्बरी है, इसके अनुसार में भी इस क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि होती है। ठीक है, याद रखोगे कादम्बरी भी उत्तराखंड के क्षेत्र में किसके निवास की पुष्टि करती है? किरातों के निवास की पुष्टि करती है। ठीक है, इसके बाद जो कालिदास जी का रघुवंशम ग्रंथ है, इस रघुवंशम में भी किरात जाति का उल्लेख मिलता है। आप याद रखोगे स्कंद पुराण में किरातों को किस नाम से जाना गया है? भिल्ल के नाम से जाना गया है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कंद पुराण वाला, ये उत्तराखंड में पूछा जाता है। तो याद रखोगे स्कंद पुराण में किरातों को किस नाम से जाना गया है? भिल्ल के नाम से जाना गया है। ठीक है, जो हमारे उत्तराखंड के प्राचीन ग्रंथ हैं, इस प्राचीन ग्रंथ में गंगा माता, दुर्गा माता और माता पार्वती, इन तीनों को ही किरात वंशी कहा गया है और इनके लिए किराती शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि किरातों का आधिपत्य यहाँ पर मानते हैं उत्तराखंड में, तो ये तीनों दुर्गा माता, गंगा माता और पार्वती माता को भी किरात वंशी होने के कारण किराती कहा गया है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन के साथ युद्ध किया था। ठीक है, ये महाभारत के वन पर्व में हमने पहले भी साहित्यिक ग्रंथों में डिस्कस किया था। इसके अलावा जो महाभारत के वन पर्व हैं उसमें कहा गया है कि जब यहाँ पर शुरू के उसमें देखोगे कि जब पांडवों को उनके राज्य से निकालकर यहाँ वाला जो खांडव प्रदेश का वन था उसको दे दिया, तो यहाँ पर अर्जुन अपने जो किरात वंशी नेता थे उनके साथ युद्ध करता है, क्योंकि इस क्षेत्र में किसका आधिपत्य है? किरातों का आधिपत्य है उत्तराखंड के क्षेत्र में। और वहाँ से जो राजा होते हैं कौरवों के या जो महाराजा थे हस्तिनापुर के, वो खांडव प्रदेश दे देते हैं किसको? पांडवों को। तो यहाँ उनको क्या करना पड़ता है? युद्ध लड़ना पड़ता है, जो अर्जुन लड़ते हैं किसके साथ? किरातों के साथ। ठीक है, अब किरातों के साथ जो अर्जुन का युद्ध है वो विल्व केदार नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? विल्व केदार नामक स्थान पर हुआ था, जिसे वर्तमान में शिवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये शिवप्रयाग वर्तमान रूप से देखें तो पौड़ी जनपद में पड़ेगा भाई। ठीक है, किस जनपद में पड़ेगा? पौड़ी जनपद में। आप लोग याद रखोगे जो खांडव वन था या जो खांडव प्रदेश था वो किसको कहा जाता था? जो हरिद्वार का एरिया है, हरिद्वार वाले क्षेत्र को खांडव प्रस्थ भी कहा जाता था भाई। जो हरिद्वार पौड़ी का जो चंडी देवी के आसपास वाला जो एरिया है उसको खांडव प्रदेश या और खांडव वन भी कहा जाता था। तो उसी वहाँ पर से जो
गंगा नदी बहती है, उसी के आसपास में शिवप्रयाग नाम का एक स्थान था, बिल्व केदार उस समय कहते थे, वर्तमान में शिवप्रयाग नाम इसका है। ठीक है, याद रखोगे। यहाँ पर अर्जुन का किससे युद्ध हुआ था? किरातों से। ठीक है, इसके बाद हम सामाजिक जीवन पर चर्चा करते हैं। तो किरातों की भाषा कौन सी है? मुंडा। किरातों की भाषा कौन सी है? मुंडा। सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, याद रखोगे। किरात लोग क्या थे? भ्रमणकारी पशुचारक और आखेटक थे। सिंपल सा याद रखोगे। इसके अलावा किरात लोगों का वर्तमान में डीडीहाट और ऑस्कोट के क्षेत्र में इनके वंशज पाए जाते हैं। उत्तराखंड की जो अगली प्रजाति समूह है ये है खस प्रजाति। ठीक है, याद रखना कौन है? खस प्रजाति। पहला हमने डिस्कस किया कोल, दूसरा हमने डिस्कस किया किरात और तीसरा खस। अब खसों के बारे में भी हमें सेम चीज़ पढ़नी है कि इनकी जानकारी के स्रोत क्या हैं, इनका कुछ धार्मिक जीवन अगर पता चलता है तो ये डिस्कस करेंगे, और इनका कुछ सामाजिक जीवन ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद रखना। और खस जनजाति तो या खस पुराजाति तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई उत्तराखंड के हिसाब से। जब उत्तराखंड में कत्यूरी राज्य चल रहा था तो वहीं पर कत्यूरी, जब हम आगे पढ़ेंगे, एक कत्यूरी राजा आप देखोगे, वीर देव। कौन से? वीर देव। उसी के समय पीरियड पर यहाँ पर उत्तराखंड में खसों का आक्रमण भी हो जाएगा। तो 200 वर्ष तक उत्तराखंड में खसों का राज्य रहा था। ठीक है, याद रखना। हमें पता कहाँ से चलता है? जो अशोक चल थे, जो पश्चिमी नेपाल या डोटी के राजा थे अशोक चल, ठीक है, इनके जो गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख है उसमें अंकित जो इनका वर्णन है उससे हमें ये भी पता चलता है। तो आगे हम जब पढ़ेंगे तो हम इस पर कंप्लीट वहाँ डिस्कस करेंगे। खस प्रजाति के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं? एक तो है भाई महाभारत का सभा पर्व, और दूसरा राजशेखर की काव्य मीमांसा। महाभारत का सभा पर्व, इसको आप भीष्म पर्व भी बोलोगे भाई। कौन सा? भीष्म पर्व। महाभारत के सभा पर्व में जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है उससे पहले एक जो सभा होती है वहां पर से सभा पर्व प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, याद रखना। तो सभा पर्व में उत्तराखंड में खस जाति का उल्लेख यहाँ पर हुआ है, और वो किस आधार पर हुआ है वो हम अभी देखेंगे। फिर हम खसों में जो सामाजिक जीवन है ये हम डिस्कस करेंगे। इनमें पशुपली प्रथा थी, ये हम डिस्कस करेंगे। टिकुआ प्रथा थी, जटेला प्रथा थी। इनमें भाई खस में जो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर पूछा जाता है, ये ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान कर देते थे। जैसे ही खसों के वहाँ पुत्री होती थी, अगर पहली पुत्री हुई तो ये अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान देते थे। ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज़, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उत्तराखंड में वो सर्वाधिक खसों के टाइम पीरियड पर ही हुआ। ये खस जाति कोई बहुत पुरानी जाति नहीं है भाई। लगभग आप देखोगे उत्तराखंड के इतिहास के हिसाब से 1200 ईस्वी के आसपास की ये कहानी चलती है खसों वाली। तो काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 800 साल पहले की। तो इसी समय बौद्ध धर्म का उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रचलन भी हुआ था। एक एक पॉइंट करके हम इसको डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड में खस प्रजाति, किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। तो पहला कौन था? कोल, फिर कौन था? किरात, और फिर तीसरा कौन है? खस। ठीक है, किरातों के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का उल्लेख मिलता है? खस प्रजाति का। ठीक है, महाभारत के सभा पर्व में खस जाति का वर्णन मिलता है। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस जाति ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। कौरवों की ओर से किसने भाग लिया था? खस जाति ने। और पांडवों की ओर से किसने भाग लिया था? कुलिंद राजा सुबाहु और विराट ने। याद रखना, उत्तराखंड से खसों ने भाग लिया था कौरवों की ओर से, और कुलिंदों ने भाग लिया था पांडवों की ओर से। राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है इसके अनुसार मध्य हिमालय और उत्तराखंड के क्षेत्र में जो कार्तिकेयपुर नगर था, यहाँ पर किसी खसाधिपति का शासन होने का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पर बात आती है भाई कार्तिकेयपुर नगर। कार्तिकेयपुर नगर आप यहाँ से याद रखोगे। इसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ेंगे जो कत्यूरी का पूर्वगामी था। तो वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, कार्तिकेयपुर नगर कहा गया अगर वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो जोशीमठ का क्षेत्र।
जो जोशीमठ पड़ता है चमोली में, तो इस जोशीमठ के क्षेत्र को कार्तिकेयपुर नगर कहा जाता था प्राचीन उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड के जो प्राचीन इतिहास में यहाँ पर किसी खसाधिपति, किसी खस राजा का राज्य होने का वर्णन मिलता है। वहाँ पर हम खस राजा भी पढ़ेंगे, बीजड़ पढ़ेंगे, जीजड़ पढ़ेंगे और एक सोपाल पढ़ेंगे। तो तीन मुख्य रूप से खस राजा हम जब उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश डिस्कस करेंगे उस समय यहाँ पर देखेंगे। तो राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार खस राजाओं का शासन किस स्थान पर माना जाता है? कार्तिकेयपुर नगर, वर्तमान रूप से जोशीमठ का क्षेत्र। खसों में पशु बलि प्रथा प्रचलित थी। ये तो पशु बलि प्रथा तो वर्तमान रूप में भी है भाई, वर्तमान में भी देखा जाए तो यहाँ पर जब मेले होते हैं उत्तराखंड के क्षेत्र में, यहाँ पर बकरियों की बलि दी जाती है। तो सेम, या किसी का भाई छल वगैरह पूछना है, वहाँ पर मुर्गी भी काटी जाती है। तो ये पशु बलि प्रथा वर्तमान रूप में भी उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, जो कहाँ से विकसित होकर आई है? खसों से लेके विकसित होके वर्तमान रूप में भी ये चलती आती है। ठीक है, तो पशु बलि प्रथा का प्रचलन किस में था? खसों में था। इसके बाद ये अगला पॉइंट जो आपके लिए है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट करके लिखोगे विशेष रूप से, ये आज नहीं तो कल किसी पेपर में अवश्य पूछा जाएगा। जो खसों को शूद्र वर्ग में स्थान दिया था ये 1885 में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। याद रखना, अंग्रेजों के द्वारा, अगर बोले उस समय के हिसाब से भारत सरकार के द्वारा खसों को किस वर्ष शूद्र वर्ग में रखा गया? तो खसों को 1885 में भारत सरकार ने शूद्र वर्ग में रखा। इसके बाद खसुओं में टिकुआ प्रथा का प्रचलन था। अब ये टिकुआ प्रथा क्या थी? जब हम इतिहास देखते हैं तो खस लोग जो थे इनमें एक प्रथा का प्रचलन था, टिकुआ प्रथा। अब ये टिकुआ प्रथा क्या थी इसको डिस्कस करते हैं। खसों में जो खसों की विधवा महिला होती थी, ठीक है, वह किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता था। अब इतिहास के रूप से अगर इसको देखें तो ये होता ये था कि अगर किसी महिला की का विवाह हो जाता है किसी पुरुष के साथ, ठीक है, याद रखना वर्तमान में पुरुष को क्या देते हैं? वर्तमान में दहेज देते हैं। कौन देता है? जो लड़की के घर वाले होते हैं वो लड़के वालों को दहेज देते हैं, ठीक है। लेकिन खसों में ऐसा नहीं था। अगर किसी खस पुरुष को किसी महिला से विवाह करना है तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग महिला से विवाह करने के लिए, ठीक है, महिला से विवाह करने के लिए एक धनराशि महिला के पिताजी को दिया करते थे, चाहे वो कितनी भी हो सकती थी भाई, 500, 1000, उस टाइम के हिसाब से जो भी वो देने में सक्षम होते होंगे उतनी अमाउंट वो दिया करते थे, ठीक है। जो भी बनता था भाई, चाहे खेत दे दो, गायें दे दो, बकरी दे दो, कुछ भी दे दो। तो यहाँ पर पुरुष जाति जो थी, जो दूल्हा होता था वो दुल्हन के पिताजी को एक यहाँ पर अमाउंट देता था। अब यहाँ पर क्या, उसके बाद देखो कहानी उसके बाद स्टार्ट होती है। अगर कोई खस जो पुरुष है उसका देहांत हो जाता है तो महिला किसी भी अन्य पुरुष को अपने पूर्व पति के घर में रख सकती थी। क्यों रख सकती थी भाई? ये अब इसका कारण देखो, इसका कारण समझना बहुत जरूरी है। देखो, जब पूर्व पति ने विवाह किया था तो उसने एक अमाउंट दुल्हन के पिताजी को दिया था, ठीक है, याद रखना। अब अगर खस पुरुष की मृत्यु हो गई, अगर उस महिला को किसी अन्य पुरुष से विवाह करना होता है तो वह जो पुरुष है जो अब नया जो विवाह करेगा वो पुरुष उस जो पूर्व पति है उसके परिवार को जितना अमाउंट पहले उन्होंने दिया था उसका दुगना अमाउंट उसको देगा। कितना? उसका दुगना अमाउंट देगा। तो इसी अमाउंट से बचने के लिए जो महिलाएं होती थी वो दूसरे पुरुष को अपने पूर्व पति के घर में ही रख लेती थी। एक तरीके से समझो घर जमाई, एक तरीके से समझो घर जमाई। कारण क्या था? कारण सिंपल सा समझोगे कि वो धन जो दुगना उनको देना पड़ रहा था वो नहीं देना। साथ में जो दूसरी चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर संपत्ति का बंटवारा ना हो, इसलिए भी ये प्रथा प्रचलित हुई थी। इस प्रथा को क्या कहा गया था? टिकुआ प्रथा। टिकुआ प्रथा को आप सिंपल सा समझोगे, अगर खस पति की मृत्यु हो गई तो अन्य पुरुष को घर जवाई बना लेते थे। इस प्रथा को टिकुआ प्रथा कहा जाता था, ठीक है।
अब यहाँ पर इन लोगों में घर जमाई रखने की प्रथा भी थी, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ क्योंकि टिकवा प्रथा इसी को कहते थे। तीसरा पॉइंट याद रखोगे, खस प्रजाति के लोग ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर दिया करते थे। अब एक प्रथा आपने सुनी होगी, अगर भारत का इतिहास पढ़ते हो तो दक्षिण भारत में देवदासिनी प्रथा का प्रचलन था। देवदासिनी प्रथा ये आप लोग जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों का आधिपत्य था, उस समय दक्षिण भारत के जो छोटे छोटे रजवाड़े होते थे उनके वहाँ एक प्रचलित थी प्रथा कि मंदिरों में जो ज्येष्ठ पुत्री होती थी घर की उसको दान कर दिया करते थे। तो इनको बोला जाता था देवदासिनी प्रथा। जो देवों की दास बन जाती थी महिलाएं, उनको बोला जाता था देवदासिनी प्रथा। ठीक ऐसी ही प्रथा उत्तराखंड में भी खसों में प्रचलित थी। जो खस लोग थे वो अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान दे दिया करते थे, लेकिन इसका नाम उत्तराखंड में देवदासिनी प्रथा नहीं पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखोगे उत्तराखंड में जो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ ये खसों के समय ही हुआ था। ठीक है, याद रखना किसके समय में हुआ था, खसों के समय में। ठीक है, इसके बाद इस खसों के जो हमारा आज का ये वाला टॉपिक था जिसमें हम उत्तराखंड के आदि निवासियों की को डिस्कस किया, जिसमें हमने कोल, किरात और खस ये 3 टॉपिक हमने डिस्कस करे। ये इसमें इतनी जानकारी उत्तराखंड के हिसाब से हमें मिल पाती है, जितने भी हमने साहित्यिक ग्रंथ है इसमें अध्ययन करे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा ये टॉपिक हमारा होगा उत्तराखंड में कुलिंद राजवंश। अब यहाँ पर से भाई उत्तराखंड का जो कुलिंद राजवंश है यहाँ पर से उत्तराखंड का वास्तविक इतिहास चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम छोटे मोटे टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर से वास्तविक उत्तराखंड का इतिहास चलेगा। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा कुलिंद राजवंश। ठीक है, कुलिंद राजवंश के बाद एक एक करके अब विस्तार पूर्वक उत्तराखंड के इतिहास को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुलिंद राजवंश उत्तराखंड के हिसाब से, तो एक एक करके एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम जो कुलिंद जाति थी वो उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। भाई याद रखना, यूबीटीआर जितने भी पेपर कराता था पहले, यूबीटीआर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ही यही था भाई, हर पेपर में उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, कुलिंद राजवंश। वर्तमान में यूके SSSC बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पूछता नहीं है, लेकिन याद रखना इसको इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे मिलता जुलता उत्तराखंड से इसी टाइप का एक क्वेश्चन आगे कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश में भी देखेंगे। तो उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक शक्ति किसको कहा गया है, ये कुलिंद लोगों को कहा गया है। इसके बाद इनके जानकारी के स्रोत हम देखेंगे। कुलिंदों के अन्य नाम क्या क्या हैं भाई, उत्तराखंड के जितने भी विभिन्न ग्रंथ हैं इन ग्रंथों में कुलिंदों के लिए भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कुलिंदों का साम्राज्य विस्तार। ठीक है, अब कुलिंदों के जो जानकारी के स्रोत हैं हमारे पास ये क्या क्या हैं ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भाई उत्तराखंड में जो कुलिंद राजवंश है इसके जानकारी के स्रोत उत्तराखंड में ये सबसे ज़्यादा आपको याद रखने हैं कुलिंद राजाओं की मुद्राएं, के याद रखनी है कुलिंद राजाओं की मुद्राएं। मैक्सिमम क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है कि निम्न में से किस शासक की मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई है, या कोई स्थान दे देगा और पूछेगा यहाँ से किस राजवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो उत्तराखंड में कुलिंद राजवंश को जानने का एक महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो इनकी मुद्राएं हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास धार्मिक ग्रंथ हैं, कुछ हमारे पास धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हैं। धर्मनिरपेक्ष या आप समझोगे अधार्मिक ग्रंथ। अधार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जिसमें धर्म की बातें लिखी हैं, वेद, ऋग्वेद या स्कंद पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ। अधार्मिक ग्रंथ में साहित्य पढ़ोगे जैसे अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा या कौटिल्य का अर्थशास्त्र या ऐसी इसी टाइप के और ग्रंथ पढ़ोगे। इसके बाद कुछ अन्य जो शासक है उनका विवरण, इसके अंतर्गत जो हमें कुलिंद राजवंश के जो शासक ज्ञात हैं उनका कुछ विवरण हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले जो कुलिंद राजवंश था उत्तराखंड में, इनका काल कब तक माना जाता है, 15 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक। कब तक, 15 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक।
ठीक है, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था भाई, याद रखो क्या था, जल्दी से बताओ। लगभग 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक ये हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। और 1750 के बाद किसका माना जाता है, वैदिक काल का। कब तक, 1750 के बाद से लगभग आप मान के चलो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जो हम उत्तराखंड भारत के इतिहास में भी पढ़ते हैं। ठीक है, 1500 से कौन स्टार्ट होता है उत्तराखंड में, कुनिंद राजवंश। इसीलिए जब महाभारत को पढ़ते हैं तो महाभारत में कुनिंदु का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। कब याद रखोगे, 1500 से 300 ईसा पूर्व। कुनिंद राजवंश के जो जानकारी के स्रोत हैं, तृतीय शती ईसा पूर्व के मध्य में कुनिंद का अस्तित्व रामायण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण आदि से प्राप्त होता है। महाभारत तथा मार्कंडेय पुराण में त्रिगणों, आदमवरों आदि जनजाति के साथ कुनिंद जाति का भी उल्लेख मिलता है। केवल एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर से, जितना ये लंबा चौड़ा जो बताया जा रहा है इतना याद नहीं रखना है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि महाभारत और रामायण में भी कुनिंद जाति का उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हैं, अभी तक जो हमने पढ़े धार्मिक ग्रंथ पढ़े, रामायण महाभारत दोनों। अब धर्मनिरपेक्ष या अधार्मिक कौन कौन से साहित्य हैं जिसमें हमें कुनिंदु के बारे में जानकारी मिलती है, कौन कौन से। सबसे पहला याद रखोगे अष्टाध्यायी, किसने लिखा, पाणिनि ने। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दूसरा ग्रंथ। तीसरा टॉलमी का विवरण। चौथा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण को आप याद रखोगे किसमें, विष्णु पुराण को आप धार्मिक साहित्य में याद रखोगे, क्योंकि इसको यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये अभी जब नाम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई इसमें क्या नाम किसके लिए कहा गया है, ये आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा महाभारत को भी आपको यहीं पर डिस्कस करना है। अब देखो बात ये आती है कि जो विभिन्न इतिहासकार हैं और जो विभिन्न ग्रंथ हैं उत्तराखंड के, इसमें कुनिंदों के लिए किस किस नाम का प्रयोग किया गया है, भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग हुआ है भाई। यहाँ पर याद रखोगे जो पाणिनि है उन्होंने अष्टाध्यायी में कुनिंदों के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, कुनिंदों के लिए कुलून शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया अष्टाध्यायी में, कुलून। किस शब्द का, कुलून शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें कौटिल्य ने कुनिंदों के लिए कुलिंद शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है कौटिल्य ने, कुलिंद। किस, कुलिंद। ठीक है, इसके अलावा जो टॉलमी हैं इन्होंने अपने ग्रंथ में कुनिंदों के लिए कुलुंद्रिन शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का, कुलुंद्रिन। किस शब्द का, कुलुंद्रिन। कुलुंद्रिन। ठीक है, याद रखना किस शब्द का, कुलुंद्रिन। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, विष्णु पुराण में कुनिंदों को कुनिंदोपत्यकस नाम से जाना गया है। किस नाम से, कुनिंदोपत्यकस नाम से जाना गया है। इसके अलावा महाभारत, महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है, द्विज कहा गया है। क्या कहा गया है, द्विज। अब याद रखना अष्टाध्यायी में कुनिंदों के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, कुलून शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य ने किस शब्द का प्रयोग किया है, कुलिंद शब्द का प्रयोग किया है। टॉलमी ने कुलुंद्रिन, टॉलमी ने कुलुंद्रिन। विष्णु पुराण में कुनिंदोपत्यकस और महाभारत में द्विज शब्द का प्रयोग हुआ है। किसके लिए, कुनिंद के लिए। आप लोगों के लिए होमवर्क है, दो शब्द आप लोग, दो नाम कुनिंदों के बारे में बताओगे कि कमेंट करके बताओगे कि ये किस किसने दिए हैं भाई। एक नाम कुलून, कुलून यहाँ पर हो गया, किसने दिया है, टॉलमी ने। एक याद रखोगे कुलिंदो, कुलिंदो। ये वाला है कुलिंद्रिन, कुलुंद्रिन। ये नीचे दो के नीचे रॉ लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है, कुलिंदो। ये किसने दिया, ये आप कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा कुनिंदों का हम साम्राज्य विस्तार देखेंगे कि कुलिंद राज्य जो उत्तराखंड में था, इनका साम्राज्य कहाँ से लेके कहाँ तक विस्तृत था। तो याद रखोगे कहाँ से कहाँ तक था। अगर कुलिंद के साम्राज्य, संपूर्ण साम्राज्य की बात करें तो ये सहारनपुर से लेकर के, सहारनपुर का एक स्थान है बेहट, सहारनपुर से लेकर के सतलज नदी तक ये विस्तृत था।
अंबाला के निकट सतलज तक ये विस्तृत था। और दक्षिण में देखा जाए तो नीचे नैनीताल की सीमा, या मान सकते हो आप ये हमारे गोविशाण राज्य था उसके उत्तर से लेकर के हिमालय तक ये विस्तृत था। ठीक है, मुख्य रूप से याद रखोगे सहारनपुर के निकट से लेकर के सतलज नदी तक। ठीक है, कुलिंदों का साम्राज्य सतलज से गंगा और अलकनंदा नदी की पर्वत उपत्यकाओं में विस्तृत था। अब इनके बारे में एक पॉइंट ये याद रखना, कहा जाता है कि यमुना इनके मध्य से होके बहती थी। इनका राज्य जो बताया गया है वहां पर बताया गया है कि इनकी पूरी सीमा गंगा, इनके मध्य से यमुना और इनके पश्चिमी में जो भाग है ये ठीक है। तो वर्तमान रूप से देखें भाई, सहारनपुर हरिद्वार से उधर का एरिया सहारनपुर, यहाँ से भी गंगा बहती है हरिद्वार के आसपास से। ठीक है, तो गंगा इनकी पूरी सीमा हो गई। इनकी जो मध्यकालीन भाग है, जो इनका बीच का एरिया था, यहाँ पर यमुना बहती थी और इनका जो पश्चिमी भाग था यहाँ पर सतलज नदी बहती थी। तो इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया, गंगा नदी से लेकर के सतलज नदी तक। अगर वैसे देखें तो सहारनपुर से लेके अंबाला तक, और नदी घाटी के आधार पर देखें तो गंगा नदी से लेकर के सतलज नदी तक। इसके अलावा जो कुलिंद मुद्रा हैं, जो उत्तराखंड में कुलिंद कालीन मुद्रा हैं, इनके जो स्थान है, प्राप्ति स्थान, वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। याद रखना टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के दो स्थल याद रखोगे, थत्यूड़ और अठूड़, थत्यूड़ और अठूड़। ठीक है, ये अठूड़ तो आपको भाई याद रखो, बाद में जब टिहरी राजवंश हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो टिहरी राजवंश के समय अठूड़ में दो विद्रोह होंगे, एक सुदर्शन शाह के समय और एक भवानी शाह के समय। तो अठूड़ आप लोग को याद रखना है बात के इतिहास के हिसाब से भी। तो अगर टिहरी जनपद की बात करें तो कुलिंद कालीन मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, थत्यूड़ और अठूड़ से। उत्तरकाशी जनपद में देवडूंगा से, पौड़ी जनपद में सुमाड़ी और भेड़गांव से, अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी, वर्तमान रूप से देखा जाए तो बागेश्वर के कत्यूर घाटी से, और अल्मोड़ा जनपद के कुछ स्थलों से ये भी प्राप्त हुए। ठीक है, कौन कौन से स्थल हो गए याद रखना, टिहरी गढ़वाल का थत्यूड़ और अठूड़, उत्तरकाशी का देवडूंगा, पौड़ी का सुमाड़ी और भेड़गांव, कत्यूर घाटी का, कत्यूर घाटी मतलब कुमाऊं या बोलो अल्मोड़ा। तो यहाँ पर अभी तो बहुत इजी लगता है, ये नाम याद हो जाते हैं क्योंकि अभी हमने केवल एक कुलिंद राजवंश ही डिस्कस किया। इसके बाद यौधेय पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद कुषाण पढ़ोगे। तो कुछ स्थल यौधेयों से भी संबंधित है जहाँ से यौधेय कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जैसे जौनसार भाबर और कालों का डांडा। इसके बाद जो आप याद रखोगे कुषाण, कुछ स्थल कुषाणों से भी संबंधित हैं। तो जब ये तीनों इतिहास आप पढ़ लोगे, तीनों राजवंश कुषाण, कुलिंद और यौधेय, तो उसके बाद इतने सारे स्थल आपके पास हो जाएंगे, उसके बाद कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप लोग जैसे ही अभी जब तक यौधेय और कुषाण राजवंश नहीं आता है तब तक ये स्थल अच्छे से याद कर लोगे। अभी जो पेपर हुआ था सीटेट का, सॉरी यूटेट का जो पेपर हुआ था भाई, यूटेट का, और साथ में जो पेपर हुआ था लेक्चरर का, जो स्क्रीनिंग, लेक्चरर के स्क्रीनिंग में यहाँ पर से क्वेश्चन बना है। तो याद रखना स्क्रीनिंग में बना है तो उत्तराखंड आयोग भी पूछता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें कुलिंद इतिहास के स्रोत की, तो मध्य हिमालय में प्रायः 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक कुलिंद राजा, जो कुलिंद इतिहास है वहाँ पर हमें जानकारी मिलती है कहाँ पर से, सुबाहु और अमोघभूति से। भाई जो सुबाहु था, जो सुबाहु तो महाभारत कालीन है, इसका पुत्र विराट भी महाभारत कालीन है। मुख्य रूप से जो हमें इनकी कुलिंदों के बारे में जानकारी मिलती है वो अमोघभूति से मिलती है भाई, अमोघभूति से। तो जो ये शासनकाल दिया है 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व, ये अमोघभूति के आसपास का ही टाइम पीरियड है। तो याद रखोगे, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, कुलिंदों के बारे में। ठीक है, याद रखना कनिंघम के अनुसार प्रथम वर्ग दोनों वर्गों से प्राचीनतम वर्ग है तथा दूसरा वर्ग लगभग 150 ईसा पूर्व का है। अब यहाँ पर ये पॉइंट अभी आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, ये पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जो कुलिंद राजवंश था इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे जब आगे इतिहास देखेंगे। एक
जो अमोघ भूति का टाइम पीरियड था ये वाला, यहाँ पर की कुछ मुद्राएं देखेंगे, एक पूर्ववर्ती कुलिंद पढ़ेंगे, एक मध्यवर्ती कुलिंद पढ़ेंगे और एक आधुनिक या परवर्ती कुलिंद पढ़ेंगे। भाई याद रखना, जो पूर्ववर्ती कुलिंद हैं, कुलिंद राजवंश को 3 प्रकार से वर्गीकृत करेंगे, पूर्ववर्ती कुलिंद, मध्यवर्ती कुलिंद और उत्तरवर्ती कुलिंद। जो पूर्ववर्ती कुलिंद हैं, इस पूर्ववर्ती कुलिंद के अंतर्गत हम सुबाहु और विराट को पढ़ते हैं। मध्यवर्ती कुलिंदों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो मध्यवर्ती कुलिंद थे वो मौर्यों के अधीन हो गए थे। ठीक है, किसके अधीन? मौर्यों के अधीन हो गए थे। उत्तरवर्ती कुलिंद से हम याद रखेंगे अमोघ भूति को हम उत्तरवर्ती कुलिंद से ही पढ़ेंगे। 200 से 300 ईसा पूर्व के आसपास का जो टाइम पीरियड आता है, इसी उत्तरवर्ती कुलिंद से ही हम डिस्कस करेंगे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं भी और चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं भी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। कल की वीडियो में हम देखेंगे कुलिंद राजवंश की मुद्राएं से आगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर जो लोग ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग इस वीडियो को जो लिंक है वहाँ पर से देख सकते हैं।